My dear students, in the previous video about solution we discussed what are solution and what is the different way by which we can calculate the concentration of solution. प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि सॉल्यूशन के कितने टाइप हो गए और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। बट आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके लोगों के लिए जो है इसमें पोटेंशियल हमने दिया है। इस वीडियो को चूंकि आप लोगों का जो नवंबर का एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव जो आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव तभी आप कर पाओगे जब तक आपका सब्जेक्टिव मजबूत ना हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मटेरियल जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम दे रहे हैं। आप हमारे हर वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी पोटेंशियल बढ़े और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो हम लोग चलते हैं। उस दिन हमने कहा था कि आपको जो अगला हमारा वीडियो होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पे होगा। सबसे पहले हम समझें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक तरीके से इसको हम कहेंगे कलेक्टिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूशन में आप डाल रहे हैं, सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो वह प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करे, न कि सॉल्यूट के नेचर या सॉल्यूट के कंपोजिशन पे डिपेंड करे, वो कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बट नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर क्या क्या होती है सॉल्यूशन की। तो हम देखेंगे लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑल दीज आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर हम क्यों पढ़ेंगे। तो द डिस्कशन ऑफ द स्टडी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर वेरी हेल्पफुल टू मेजर वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट सॉल्यूशन। जैसे अगर हम जिस सॉल्यूट को डाल रहे हैं, अगर वह सॉल्यूट हमारे लिए अननोन है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग इन सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में हमने अननोन सॉल्यूट को डाला है और अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को जानते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से हम उस अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन टूल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। दूसरी बात हम देखें कि जब हम सॉल्यूट को डालते हैं तो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद जिसे हम सॉल्यूशन कहेंगे, क्या सेम डिसॉल्व हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। इस फिनोमेना का भी हम ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से कर सकते हैं। लाइक अगर हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, जैसे NaCl यूज कर रहे हैं, KCl यूज कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट यूज कर रहे हैं, तो निश्चित है कि ये जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे और जब टूटेंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे तो निश्चित है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी जितना आप डाल रहे हो उससे ज्यादा वो इफेक्टिव होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निकालेंगे वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड मास से ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसमें अंतर आएगा। यानी इस केस में जब डिसोसिएशन होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑलवेज मोर एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे कि सॉल्यूट वहां जाकर के क्या किया है, डिसोसिएट हुआ है। इसके जस्ट रिवर्स अगर एसोसिएशन हुआ है तो ऐसी स्थिति में जो हमारी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वह कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से लेस आएगी। तो इस आधार से हम जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इस स्टडी और डिस्कशन से हम जो है एक आइडिया इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं सॉल्यूट के ऊपर। यानी सॉल्यूट अननोन सॉल्यूट है तो उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, या हमको ये देखना है कि उस नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है,
डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है या एडहेसिव है, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये जो एप्लीकेशन है, इस वजह से हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। अब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले चलते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर हमको एग्जैक्ट पूछा जाए, जो पहली प्रॉपर्टी हमारी जो लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो पहले सिंपल हमें समझे कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। अगर हमने एक वेसल लिया, इस वेसल में हमने क्लोज वेसल लिया और हमने लिक्विड डाल दिया। अब अगर हम देखें तो इस लिक्विड को जब हम टेम्परेचर देंगे, निश्चित है कि जब हम हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल वेपोराइज होंगे और वेपोराइज होकर के वॉल ऑफ कंटेनर को टक्कर मारेंगे। तो ये जो टक्कर मारेंगे तो इसे कहेंगे इवापोरेशन। क्या कहेंगे? इवापोरेशन। और टक्कर मारने के बाद निश्चित कि वापस बैक हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। इसको कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगा क्या? स्टार्टिंग में रेट ऑफ इवापोरेशन इज मोर एज कंपेयर टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जहां रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। बस इसी समय को when the rate of evaporation equal to rate of condensation, then the pressure exerted by liquid या the pressure exerted by solvent या solution is known as vapor pressure। तो अगर हमसे वेपर प्रेशर की डिफिनेशन पूछी जाए तो हमको उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हम कहेंगे कि रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन का मतलब क्या हो गया आपका? तो रेट ऑफ इवापोरेशन का मतलब हो गया उस लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपोराइज होना, ठीक है। और वहां जब जाएगा वाला कंटेनर से टक्कर मारेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और बैक होगा। उस बैक होने को कहेंगे कंडेंसेशन। और तब हम वेपर प्रेशर का डिफिनेशन देंगे कि द वेपर प्रेशर define that the vapor pressure of solution exerted at the time where rate of evaporation equal to rate of condensation at constant temperature। अब हम लोग जो है देखेंगे कि रिलेटिव वेपर प्रेशर क्या होगा। तो अगर मान लो कि कोई हमने अगर सॉल्वेंट लिया है और उस सॉल्वेंट के अंदर हमने कोई सॉल्यूशन डाला है, तो अगर हमको निकालना है रिलेटिव वेपर प्रेशर, तो अगर मान लिया जाए कि इफ P नॉट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और उसके अंदर अगर आपने सॉल्यूट डाला है और अगर उसका प्रेशर सॉल्यूशन का P आ गया है, तो हम कहेंगे कि रिलेटिव वेपर प्रेशर इक्वल टू P अपॉन T नॉट। ये याद रखिए कि रिलेटिव वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर आपसे पूछता है कि रिलेटिव वेपर प्रेशर क्या है, तो कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके बाद हमसे एक और चीज पूछा जा सकता है कि लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब होता है द डिफरेंसेस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, और जनरली P नॉट माइनस P, और इसी को हम डेल्टा P कहेंगे। तो डेल्टा P इज नोन एज लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसे हम कहेंगे P नॉट माइनस P। इट इज द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ वेपर प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इज टर्म्ड एज लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है कैसे निकालेंगे? अगर मान लिया जाए कि हमारा लोअरिंग वेपर प्रेशर डेल्टा P है और प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P नॉट है, तो जो लोअरिंग रिलेटिव
lowering vapor pressure of solution is defined that ratio of lowering vapor pressure divided by actual vapor pressure of solvent, that is P naught। तो हमारा डेल्टा P को भी हमने कहा था कि P naught माइनस P डेल्टा P है, तो P naught माइनस P अपॉन P naught इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसी के ऊपर राउल्स लॉ पढ़ेंगे और राउल्स लॉ के आधार पर हम इक्वेशन निकालेंगे जो हमको न्यूमेरिकल में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं राउल्स लॉ पे। अगर हम बात करें राउल्स लॉ की, तो राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी कंपोनेंट है, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर उसके प्योर प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर जो होगा उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट है, उस पार्शियल प्रेशर का जो कंपोनेंट है उसका कंट्रीब्यूशन जो पार्शियल प्रेशर का होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। मान लिया जाए कि अगर कोई कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, मान लो कंपोनेंट 1 है, तो उसका पार्शियल प्रेशर होगा P1 इक्वल टू x1 अगर उसका मोल फ्रैक्शन x1 है और प्योर उसका प्रेशर P नॉट है। तो हम कहेंगे कि P1 इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट। तो राउल्स लॉ का करना है कि द पार्शियल कंट्रीब्यूटेड प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन is equal to the product of their mole fraction and their actual vapor pressure या their pure vapor pressure। सॉल्यूशन बनाने से पहले उसका जो वेपर प्रेशर था वह और उसके मोल फ्रैक्शन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका पार्शियल प्रेशर P1 आ जाएगा। मान लीजिए कि कंपोनेंट 2 आपने डाला है सॉल्यूशन के अंदर। अगर हमारा सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाया गया है। अगर हम सॉल्वेंट को P1 मानते हैं और सॉल्यूट को P2 मानते हैं तो निश्चित है कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को, अगर कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर देखा जाए तो P1 इक्वल टू x1 डॉट P1 नॉट होगा, तो वैसे ही कंपोनेंट 2 के लिए P2 इक्वल टू x2 इंटू P2 नॉट होगा। अब हमारा जो राउल्स लॉ है, अगर वोलेटाइल कंपोनेंट है या नॉन वोलेटाइल है, मान लिया जाए कि अगर कंपोनेंट वोलेटाइल है तो ऐसी स्थिति में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल Pt ये बराबर होगा द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट दैट इज P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 को अगर मिला दिया जाए तो प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल निकल जाएगा। कब? अगर हमारा मटेरियल वोलेटाइल है तब, क्योंकि अगर मटेरियल वोलेटाइल है सॉल्यूट तो निश्चित है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों जो है वेपोराइज होकर के सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मेंटेन करेंगे और ऐसी स्थिति में Pt ये बराबर होगा P1 प्लस P2 के। अब P1 और P2 का ये मान इक्वेशन 1 में अगर रखा जाए तो Pt ये बराबर हो जाएगा, P1 की वैल्यू आती है x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। अगर देखा जाए तो ये हमारी वैल्यू आएगी। अब हमने देखा है कि अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन के आधार पे तो हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। मान लो इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए तो x2 ये बराबर हो सकता है 1 माइनस x1 के। तो अब यहाँ जो x2 है इसके जगह पे अगर 1 माइनस x1 हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में तो हमारा Pt आ जाएगा Pt इक्वल टू x1 P1 नॉट प्लस 1 माइनस x1 P2 नॉट। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो x1 P1 नॉट, क्लियर। अब ये प्लस का हो जाएगा P2 नॉट और ये माइनस हो जाएगा P2 नॉट इंटू x1। माइनस माइनस इधर ला लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x1 P1 नॉट माइनस P2 x1 प्लस P2 नॉट।
अगर यहां से हम x1 को कॉमन कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन pt इक्वल टू x1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा p1 नॉट माइनस p2 नॉट प्लस p2 नॉट। तो ये जो इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन किसके लिए? वेल मटेरियल या वेल सॉल्यूट इज वोलेटाइल। अगर हमारा सॉल्यूट वोलेटाइल है तो ऐसी स्थिति में जो हमारा इक्वेशन मिलेगा समथिंग इस टाइप का मिलेगा और फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर इसको नंबर दें तो इक्वेशन 3 हो जाएगा और इस इक्वेशन 3 की सहायता से हम सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो भी कंपोनेंट है उनका मोल फ्रैक्शन या उनका कंसंट्रेशन या उनका पार्शियल प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा इक्वेशन राउल्स का किसके लिए? अगर सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल है उसके लिए। अब हम लोग चलते हैं कि अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो तो क्या होगा। तो राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो अगर हम देखें तो यहाँ भी बात वही है, सॉल्यूट जो है क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो अभी हमने देखा ये कि अगर मान लिया जाए कि हमारा मटेरियल नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का टोटल उसका कंट्रीब्यूशन किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि हमारा सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपराइजर ही होगा। तो इस स्थिति में Pt जिसको हम कह रहे हैं कि Pt इक्वल टू P1 प्लस P2, ये बिल्कुल यहाँ पे Pt टोटली डिपेंड अपॉन P1 क्योंकि P2 की वैल्यू क्या होगी? P2 इक्वल टू x2 इंटू ये जो P अप टू नॉट कहोगे तो P नॉट 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 का मतलब पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में Pt इक्वल टू P1। अब क्योंकि Pt T हम बोलेंगे नहीं क्योंकि टोटल हम कब बोल रहे थे? जब दोनों का कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि P ऑलवेज इक्वल टू P1। अब P ऑलवेज इक्वल टू P1 तो P1 क्या है? तभी हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन एंड देयर प्योर प्रेशर। तो निश्चित है कि P1 ये बराबर होगा x1 इंटू P1 नॉट के, x1 इंटू P1 नॉट के, ये क्या होगा? P1। तो निश्चित है कि P क्या होगा? तो P हो जाएगा आपका x1 इंटू P1 नॉट। और अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा P ये बराबर होता है P नॉट माइनस P के। तो अगर P की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए तो निश्चित है कि डेल्टा P ये बराबर हो जाएगा P नॉट माइनस x1 इंटू P1 नॉट। क्लियर? यदि हमारा P नॉट, चूंकि यहाँ पे आपको यूज करना है डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस T और P आपका इक्वेशन है डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस P, तो P की जगह हमने ये वैल्यू यूज किया। अब अगर हम देखें तो ये 1 है, इसको हम अगर 1 हटा दिया जाए क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकल का है, सॉल्वेंट का ये भी सॉल्वेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा P और यहाँ से P नॉट अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस x1। अब हम देखें कि हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, तो फिर x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। अब यहाँ 1 माइनस x1 की जगह x2 की वैल्यू अगर पुट किया जाए तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा P इक्वल टू P नॉट इंटू x2। अब इसको हम इक्वेशन, अगर मान लो इक्वेशन हमारा ये आपका 1 है, इसको हम मान लेते हैं 2, तो ये जो P नॉट x2 मिला, अब इसको और अगर हम चेंज करें, सिंप्लीफाई करें, तो हम इसी को लिख सकते हैं कि डेल्टा P इक्वल टू x2 और P नॉट डिवाइड बाय जाएगा P नॉट, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा P का मतलब P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू x2, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन 3, और हम कहेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी जो भी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा वह सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ये हमारा इक्वेशन 3 रिलेशन बता रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के साथ। अब हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चले और X2 को निकाला जाए तो X2 हमारा क्या है, निश्चित है कि X2 का मतलब होता है X2 ये बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने जा रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये बराबर होगा, निश्चित है कि यहाँ पे N जो इसका नंबर ऑफ मोल निकालोगे, मान लो 2 है तो N2 अपान N1 प्लस N2 के बराबर होगा, जहाँ N1 क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है और N2 क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। निश्चित है कि अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है तो N1 प्लस N2 नियरली इक्वल टू N1, तो ऐसी स्थिति में X2 इक्वल टू N2 अपान N1 लिख सकते हैं। अब हमको मालूम है कि N2 क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और N1 क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और मोल कैसे निकालते हैं, तो निश्चित है कि N2 ये बराबर हो जाएगा W2 अपान M2 के वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और N1 ये बराबर हो जाएगा W1 अपान M1 के, W1 क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर N1 और N2 की वैल्यू यहाँ रखी जाए तो हम कह सकते हैं कि X2 इक्वल टू आपका हो जाएगा W2 अपान M2 इंटू M1 ऊपर आ जाएगा M1 अपान W1। अब हम कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ X2 इन इक्वेशन 3, तो अगर इक्वेशन 3 में X2 की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा P0 माइनस P अपान P0 इक्वल टू W2 अपान M2 इंटू M1 अपान W1, और ये जो हमारा इक्वेशन 4 मिला, इस इक्वेशन 4 को कहेंगे ए रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो इस इक्वेशन में P0 क्या है, P0 है हमारा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, P क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, W2 क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट है, M2 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, M1 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और W1 जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो दिस इक्वेशन 4 आर क्लियरली हेल्पफुल टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ एनी अननोन सॉल्यूट, और इस तरीके से या हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमको न्यूमेरिकल में बहुत मदद देने वाला है, और इस तरीके से हम कहेंगे कि इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि इट इज ए रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम एक इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, और न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। बस आपको ये फार्मूला याद रखना अपने दिमाग में। डेरिवेशन हमने समझा दिया कि इसका जो है डेरिवेशन कैसे आया, कहाँ से इसका डेरिवेशन लिया गया। मान लो समथिंग हमको एक न्यूमेरिकल दे रहा है, वह कह रहा है कि 18.04 ग्राम मैनिटॉल, 18.04 ग्राम मैनिटॉल डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, कह रहा है डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, रेड्यूस या लोअरिंग कर दो, लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 0.309 mm from 70.535 mmHg प्रेशर।
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ मैनिटॉल। एक बार और देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 18.04 ग्राम मैनिटॉल dissolved in 100 gram of water, lowering the vapor pressure of solution by 0.309 mmHg from 17.535 mmHg pressure. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ मैनिटॉल। हमको मोलर मास मैनिटॉल का निकालना है। हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल करते समय न्यूमेरिकल को वेल रीडिंग करनी है कि हमें उस न्यूमेरिकल में क्या क्या दे रहा है, यानी हमको क्या क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हैं कि मैनिटॉल को डाला जा रहा है, तो यहाँ पे वेट ऑफ मैनिटॉल ये हमको W2 बता रहा है क्योंकि ये सॉल्यूट है, और ये डाला जा रहा है 18.04 ग्राम। हमको पूछ रहा है मोलर मास, किसका मोलर मास निकालना है? मैनिटॉल का। ये हमारा M2 है जो है क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय 0.309 mm। तो ये हमको दे रहा है डायरेक्ट P0 माइनस P। लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना दे रहा है? 0.309 mmHg दे रहा है, और हमें जो है P0 दे रहा है और वो दे रहा है 17.535 mmHg, और हमें W1 दे रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रहा है, ये W1 है 100 ग्राम दे रहा है, और चूंकि वाटर है तो मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज M1 ये होता है 18। अगर हमें न भी दे तो मोलर मास वाटर का हमको 18 जानना है। अब हमारा फार्मूला क्या लगेगा? P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। आपको M2 निकालना है, तो सबसे पहले हम M2 को बाहर कर ले। तो अगर M2 बाहर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P0 इंटू W2 इंटू M1, और इसके डिवाइड में आ जाएगा P0 माइनस P इंटू W1। तो निश्चित है P0 माइनस P0 की वैल्यू कितना दे रहा है? वो P0 की वैल्यू दे रहा है 17.535 इंटू W2 की वैल्यू कितना दे रहा है? 18.04। M1 आपका कितना दे रहा है? 18 डिवाइडेड बाय P0 माइनस P की वैल्यू दे रहा है 0.309, और उसके बाद आपका वैल्यू दे रहा है W1 और वह है 100। अगर हम इसको हल करते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इसके पॉइंट को मैच कर लीजिए। अब देखो पॉइंट वाले 3 स्थान है, पॉइंट वाले 3 स्थान है, तो हम लिख सकते हैं M2 इक्वल टू 17.535 इंटू 18 पॉइंट, इसको चाहो तो 0.4 को छोड़ सकते हो या ले लेते हैं, इंटू 18 अपॉन 309 इंटू 100। और अगर हम इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करके इसको अगर हम हल करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, इसमें अगर हम इसको हल करते हैं तो 184.02 ग्राम पर मोल ये मोलर मास आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमको कोई भी न्यूमेरिकल देता है तो अब देखो 2 बातें आपको याद रखनी है। एक तो जो वेरियस हमने टर्म्स बताया कि वेपर प्रेशर कब कहोगे, तो हमने कहा कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। फिर हमने कहा कि लोअरिंग वेपर प्रेशर किसे कहोगे, तो हमने कहा कि अगर मान लिया जाए कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का P0 है और सॉल्यूशन का P है, तो दोनों का जो डिफरेंसेस है वो कहलाएगा लोअरिंग वेपर प्रेशर।
और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किससे कहोगे, तो हमने कहा कि इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। फिर हमने देखा इसका डेरिवेशन राउंड्स लॉ का। वोलेटाइल हमने कहा कि सॉल्यूशन दो प्रकार का हो सकता है। अगर आपने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाल रहे हैं, अगर वो वोलेटाइल है तो इक्वेशन अलग आएगा, अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो इक्वेशन अलग होगा। और इस इक्वेशन का सोल्यूट के मोलर मास से क्या रिलेशन होगा और उसके ऊपर न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए हमने बताया कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को आप रीड करो। रीड करने के बाद ये देखो कि उसमें क्या दे रहा है, जो गिवन है उस गिवन को लिख लो और ये देखो क्या अननोन है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अननोन वाले से रिलेटेड क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूला बना लो और तब वैल्यू रखो, ताकि कौन डिवाइड में जाएगा कौन मल्टीप्लाई में जाएगा ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो इसी से रिलेटेड होगा। अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, थैंक्स।